अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट में इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो वेव फ्रंट इज द लोकस, लोकस मीन्स पाथ, रास्ता। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो क्या होता है वेव फ्रंट, जरा समझें। इट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जैसे ये रहा एक सोर्स, एक बल्ब जला दिया आपने, तो यहां जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जो एक फेज में है, जो सेम फेज में है, ये जितने भी हैं, तो ये जो पाथ बना, ये जो स्फेरिकल शेप बनी, क्योंकि ये बाहर भी है अंदर भी है, तो ये जो शेप बनी बच्चों, इसको कहते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल such particles vibrating in the same phase। अब वे जो वेव फ्रंट है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट होता है। जैसे कि देखो, ये एक पॉइंट सोर्स है, एक बल्ब ले लो, बल्ब एक पॉइंट सोर्स है, ये रहा। तो इससे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल बनते चले जाएंगे। देखिए कैसे, ये रहा एक वेव फ्रंट, ये रहा दूसरा वेव फ्रंट, ये रहा तीसरा वेव फ्रंट। तो ये पॉइंट सोर्स ये रहा, तो ये वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे और वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट आगे 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 चलती चली जाएगी। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जा रहे हैं। अब इसमें भाई ये तो रहा सोर्स, तो ये जो पहला वेव फ्रंट बना, ये देखिए, ये जो पहला वेव फ्रंट बना, ये बन गया प्राइमरी। अब ये जो दूसरा वेव फ्रंट बना, ये बना सेकेंडरी। लाइट इससे यहां चली गई, इससे यहां चली गई, इससे यहां चली गई, इससे यहां चली गई, तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस पार्टिकल ने लाइट जाके इस पार्टिकल को दी, इसने जाके लाइट इसको दी, इसने जाके लाइट इसको दी, इसने जाके लाइट इसको दी। इसका मतलब अगले पार्टिकल के लिए जो लाइट मिल रही है वो इस पार्टिकल से मिल रही है। ये बच्चों सोर्स के पास नहीं जा रहा लाइट लेने के लिए, इसके लिए तो यही सोर्स है। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब आगे देखना, इसने लाइट आगे दे दी, इसने लाइट आगे दे दी, इसने लाइट यहां दे दी, इसने लाइट यहां दे दी। तो बच्चों अब ये तो बन गया दोबारा से प्राइमरी वेव फ्रंट और ये वाला बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि इस पार्टिकल के लिए तो सोर्स यही है ना। तो ऐसे ही लाइट आगे चलती रहेगी। आगे क्या होगा? अब ये प्राइमरी वेव फ्रंट बन जाएगा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। एक और बना लो, तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट बन जाएगा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। तो जो बनता है, जो लास्ट वेव फ्रंट बनता है वो तो सेकेंडरी होता है, और जो उसको बना रहा है वो प्राइमरी वेव फ्रंट है। तो ये बन गया प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी वेव फ्रंट। और क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट सोर्स है, इसलिए नेचर ऑफ वेव फ्रंट स्फेरिकल बन गई। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर हो, जस्ट लाइक ट्यूबलाइट,
अगर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर हो, ये रहा लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, तो नेचर ऑफ वेवफ्रंट बन जाएगा सिलेंड्रिकल। तो देखो बच्चों, अब लाइट ऐसे करके चलेगी, ऐसे करके चलेगी, ऐसे करके लाइट आगे जा रही है, ये रहा सोर्स, तो ये प्राइमरी वेवफ्रंट, ये सेकेंडरी। अब जब अगला बना तो ये बन गया प्राइमरी, ये बन गया सेकेंडरी। अब जब अगला बनेगा तो ये बन जाएगा प्राइमरी, ये बन जाएगा सेकेंडरी। तो लाइट ऐसे आगे चलती चली जाएगी। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है तो नेचर ऑफ वेवफ्रंट सिलेंड्रिकल है। और तीसरी चीज, अगर सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है या बहुत दूर है तो फार ऑफ लिख सकते हैं वो, सन लिख सकते हैं वो, इंफिनिटी लिख सकते हैं वो, डिस्टिंक्ट प्लेस लिख सकते हैं वो। अगर इनमें से कोई भी वर्ड हो तो नेचर ऑफ वेवफ्रंट हो जाएगा प्लेन वेवफ्रंट। और प्लेन वेवफ्रंट को बना देंगे आप ऐसे, दिस इज प्लेन वेवफ्रंट, यानी कि जब सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है। जरा आपको दोबारा से समझ बता दूं कि अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट है तो स्फेरिकल वेवफ्रंट है, सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है, और अगर सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है तो नेचर ऑफ वेवफ्रंट प्लेन होता है। तो ये था आपका वेवफ्रंट थ्योरी। डेफिनेशन लास्ट में एक बार फिर सुन लीजिए। लोकस पाथ, लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवफ्रंट, जो कि तीन टाइप के होते हैं, स्फेरिकल, लीनियर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। तो ये वेवफ्रंट टॉपिक था आपका। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक, ह्यूजन प्रिंसिपल। तो ह्यूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ह्यूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वेव फ्रंट की स्टडी करेंगे हम डिटेल में। सेकेंडरी वेव फ्रंट, उन्होंने सेकेंडरी वेव फ्रंट के बारे में नेचर और पोजीशन बताई। क्या कहा उन्होंने कि ह्यूजन गिव्स द नेचर एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। दो वर्ड ध्यान रखना, एक नेचर और दूसरी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट बताया। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए बच्चों। पोस्टुलेट्स आपको एज इट इज याद करने हैं अपने नोट से। क्या बताया उन्होंने, हम आपको बता देते हैं। पहले पोस्टुलेट में वो कहते हैं कि ईच पार्टिकल ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स। प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि ये रहा असलियत में सोर्स, ये बना प्राइमरी वेव फ्रंट। अब मान लो ये पार्टिकल्स है जी, ये पार्टिकल्स है, तो ईच पार्टिकल ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज सोर्स। तो ये सब के सब सोर्स की तरह एक्ट करेंगे जी। ये देखो बच्चों, ये चारों पार्टिकल सोर्स बन गए। नंबर वन, पहली बात तो ये थी। नंबर टू, द सेकेंडरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट, प्रॉपर आप नोट्स में से पढ़िए। द सेकेंडरी वेव फ्रंट, द सेकेंडरी वेवलेट, द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस ट्रेवल इन फॉरवर्ड एनवेलप, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है जी। फॉरवर्ड डायरेक्शन ही हम लेते हैं। तो क्या बन गया पहला कि ईच पार्टिकल ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज सोर्स। नंबर टू, द सेकेंडरी वेव फ्रंट always travel in the forward direction, forward एनवेलप। तो ये आपके ह्यूजन प्रिंसिपल और उसके पोस्टुलेट्स हैं। आप नोट्स में देखें
और उनको प्रॉपर ढंग से एज इट इज लिखें। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, ह्यूजेन प्रिंसिपल की। एप्लीकेशन में पहली है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप देखेंगे ह्यूजेन प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वेव फ्रंट यूज करके बनाना है, तभी ह्यूजेन प्रिंसिपल वैलिड है। तो ये रहा एक सरफेस, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं आप, ये रहा एक सरफेस। अब क्योंकि आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो इस सरफेस को पेंट कर दिया। ये ना बच्चों प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट ले लो ए बी। प्राइमरी वेव फ्रंट प्लेन लिया है। क्यों लिया है प्लेन? क्योंकि लाइट आ रही है इंफिनिटी से। तो ये एक रे ले लो और ये दूसरी रे ले लो, ये रही नॉर्मल, नॉर्मल वन। ये बच्चों रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, ये तो यूज ही नहीं होगा, ये यूज ही नहीं होगा, ये रेयर मीडियम यूज होगा सिर्फ। तो देखिए रे वन ये हो गई, रे टू ये हो गई, ये नॉर्मल है, ये बच्चों एंगल आई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये बन रही एंगल आई। अब समझने वाली बात है, मीडियम रेयर है, ये रेयर मीडियम है, अकेला मीडियम है। तो जितनी देर में ये वाली रे यहां से यहां पहुंचेगी, जितनी देर में, टाइम सेम लेना है बच्चों, जितनी देर में ये वाली रे यहां से यहां पहुंची, उतनी ही देर में, उतने ही टाइम में ये वाली रे यहां से यहां पहुंच गई। इन दोनों को मिला दो, ये बन गया बच्चों PQ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये बन गया आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, ये बन गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये दूसरी नॉर्मल, नॉर्मल टू, और ये वाली जो रे आ रही है ये ऐसे करके चलेगी। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये रहा एंगल R। तो ये एंगल I इस एंगल I के इक्वल है बाय ज्योमेट्री, और ये एंगल R इस एंगल R के इक्वल है बाय ज्योमेट्री। और ये जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल भी है और 90 डिग्री भी है। इक्वल क्यों है? क्योंकि AP कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब आपको दो बातें प्रूफ करनी है बच्चों, दो बातें। पहली बात कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक तो ये तो प्रूफ हो रहा है बाय ज्योमेट्री, ये तो बाय ज्योमेट्री प्रूफ हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द रेयर प्लेन है, द आंसर में तो कोई गई नहीं। और दूसरी बात आपको प्रूफ करनी है कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं जी कैसे करते हैं एंगल I एंगल R के इक्वल। तो ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल PQA। अब बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट प्रूफ कर देते हैं हम,
और कैसे प्रूफ कर देंगे कंकरेंट? देखिए, AP इज इक्वल्स टू PA, ये हो गया कॉमन, ये कॉमन हो गए दोनों साइड। दूसरी बात, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये हो गया बच्चों आपका कॉमन बेस है, दोनों का बेस कॉमन है, तो ये बेस सेम है, बेस जो है ये सेम है। और अब तीसरी बात देखना, ये रे यहां से यहां पहुंच रही है और ये रे यहां से यहां पहुंच रही है, तो टाइम तो सेम है और वेलोसिटी सेम है। यहां एरो लगाना जरूरी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम, तो BP इक्वल है AQ के। क्यों? वेलोसिटी ऑफ लाइट c और टाइम t है, तो ये डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो देखना बच्चों, क्लियर बात है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए कंकरेंट। और जब दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो गए तो ये तो आ गई बात, हेंस एंगल I इक्वल टू एंगल R, हेंस क्योंकि दोनों ट्राइंगल कंकरेंट है, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी प्रूफ हो गई बाय ज्योमेट्री, और दूसरी स्टेटमेंट आपकी प्रूफ हो गई बाय कंकरेंसी। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा होता है यूजिंग ह्यूजन प्रिंसिपल। अब दूसरी एप्लीकेशन बच्चों, इसकी दूसरी एप्लीकेशन है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहते हो आप, स्नेल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो देखते हैं स्नेल्स लॉ का प्रूफ। तो स्नेल्स लॉ के प्रूफ में आपने क्या करना है, यही वेव फ्रंट थ्योरी लेनी है, यही वेव फ्रंट थ्योरी लेनी है, आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। तो स्नेल्स लॉ ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपको प्रूफ करना है ह्यूजन प्रिंसिपल से, मींस यूजिंग वेव फ्रंट थ्योरी। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये रहा सरफेस, लेकिन इस बार जो सरफेस है उसमें रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो ये रहा सरफेस, ले लीजिए, ये लो एक प्राइमरी वेव फ्रंट, ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट ले लो बच्चों, AB, ये प्राइमरी वेव फ्रंट ले लिया आपने। आप कहोगे प्लेन क्यों है ये प्लेन इसलिए है क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है, इसलिए ये वेव फ्रंट प्लेन है। ये रही रे 1, ये रही रे 2। आपका रे डायग्राम नोट्स में बना हुआ है, आप वहां से देखते रहिए, यहां समझते रहिए, नोट्स आपके सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रही रे 1, ये रही रे 2, ये रही नॉर्मल 1, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, 1 2, रेयरर डेंसर। तो देखिए बच्चों, ये जो रे आ रही है जो कि रेयरर से डेंसर में जाएगी, वो बैंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, लो जी बैंड कर गई। आप ध्यान देना, ये वाली रे यहां से यहां तक पहुंची ना, लेकिन रेयरर मीडियम में, ये इसकी नॉर्मल है, ये इसकी नॉर्मल है। तो जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंची,
उतनी ही देर में ये वाली रे यहां से बेंड होके कहीं तो पहुंची, माना यहां तक पहुंच गई। इन दोनों को मिला दो, ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। याद रखने वाली बात क्या है यहां पे कि जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंची टाइम, उतनी ही देर में ये वाली रे यहां से यहां पहुंची। तो दोनों केस में टाइम सेम है, लेकिन बच्चों वेलोसिटी डिफरेंट है। यहां स्पीड ऑफ लाइट c है, यहां स्पीड c है और यहां स्पीड v है, क्योंकि ये मीडियम है और ये वैक्यूम है। आपके नोट्स में दिया हुआ है, ये वैक्यूम है, ये मीडियम है। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गई v इंटू टी और ये वाली डिस्टेंस हो गई c इंटू टी। तो ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकती हैं। अब बच्चों ये वाला एंगल 90, ये वाला 90, दोनों एंगल इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि देख लो a b इसको मान लो तो सेम बेस है और सेम बेस पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और वैसे भी अगर आप देखो दूसरे तरीके से तो ये रही एक स्ट्रेट लाइन और ये रही एक स्ट्रेट लाइन, तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का आप हाफ पोर्शन ले रहे हैं तो 90 डिग्री तो हो गया। टोटल 180 डिग्री लाइन पे, ये बिल्कुल बीच में जा रहा है तो 90 इधर और 90 इधर। और अब आपको प्रूफ करना है कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिखा हुआ। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये वाला एंगल बच्चों आई नॉर्मल और वेव, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंट रे, और ये वाला एंगल भी आई वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में। बाय ज्योमेट्री दे आर इक्वल। अब बच्चों ये जो रे आ रही है ये भी तो ऐसे करके जाएगी, तो ये वाला एंगल आर, ये नॉर्मल है, दिस एंगल आर इक्वल टू दिस एंगल आर, बाय ज्योमेट्री दे आर इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल बाय ज्योमेट्री। तो जरा देखते हैं आई एंगल निकाल के साइन में। तो साइन आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो देखना जरा परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो साइन, भाई जिस पे दोनों एंगल बने हुए वो तो बेस हो गया, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये परपेंडिकुलर, ये b ले लिया तो इसको तो कुछ और लेना पड़ेगा, इसको ले लो c या इसको ले लो p और इसको ले लो q। तो p q सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। तो जरा देखना ये बन गया आपका bp डिवाइडेड बाय ap, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर साइन r ले लेते हैं, ये रहा एंगल r इसके बिहाफ पे। तो क्या बन गया aq डिवाइडेड बाय ap, ap परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। दोनों को कर देते हैं डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन आई साइन आर, ये बन गया बीपी डिवाइडेड बाई एपी, ए क्यू डिवाइडेड बाई एपी, एपी से एपी कैंसिल हो गया। तो ये बन गया साइन आई साइन आर इज इक्वल्स टू बीपी डिवाइडेड बाई ए क्यू। अब जरा देखना बीपी डिस्टेंस क्या है बच्चों। बीपी डिस्टेंस है d1
तो यहां हमने लिख दिया D1 और AQ डिस्टेंस है D2, ये लिख दिया जी D2। और अब आप बड़े आराम से इस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं कि साइन I साइन R, देखना D1 क्या है, C इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू टाइम, और D2 क्या है, V इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। क्योंकि टाइम इक्वल थे, कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल्स टू C अपॉन V। बच्चों इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बन गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो होता है, डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम, रेशो होता है ना वो। तो आप इसको n भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक चीज और देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मीडियम पूरा एक जैसा है। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। तो फाइनली यू कैन राइट कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बच्चों ये रहा आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस टॉपिक। इंटरफेरेंस होता है मिक्सिंग ऑफ वेव्स या मिक्सिंग ऑफ लाइट्स। लाइट भी वेव फॉर्म में, और वैसे भी आप ये वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में है। तो क्या होता है इंटरफेरेंस बच्चों? मिक्सिंग ऑफ वेव्स। अब जो इंटरफेरेंस है, जो मिक्सिंग है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चों, जरा समझना। तो आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जरा समझना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये रही बच्चों एक वेव, एम्पलीट्यूड A की, और दूसरी वेव एम्पलीट्यूड B की। ये दोनों वेव्स बच्चों मिक्स हो गई, मिक्स हो गई। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन होती है कि when two waves of slightly different amplitude, सेम भी हो सकते हैं, mix with each other, then resultant amplitude and hence intensity change। तो resultant amplitude और intensity बच्चों दोनों चेंज हो जाती हैं। This phenomenon is called interference, मतलब मिक्सिंग ऑफ वेव्स। अब मिक्स, ये देखिए ये दोनों मिक्स हुई। जब ये दोनों मिक्स हुई तो इस तरीके से हुई कि ये देखो बच्चों, शो करने के लिए बनाया जा रहा है CCTT, क्रस्ट क्रस्ट से मिली, ट्रफ ट्रफ से मिली। तो जब क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगी, ट्रफ ट्रफ से मिलेगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ये लो बच्चों, ये नया एम्पलीट्यूड R होता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज भी कुछ ऐसा हुआ कि R जो है वो A प्लस B हो गया। तो जब ये कंडीशन आ जाए तो इसको तो बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया। लेकिन इसमें देखिए
ये रही दो वेव्स बच्चों, और ये दोनों वेव्स कुछ इस तरह मिली कि क्रस्ट ट्रफ और दूसरी वेव की ट्रफ और क्रस्ट मिल गई, मतलब सीटी टीसी अरेंजमेंट हो गया। तो बच्चों यहां एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, ये रहा आर छोटा सा, ये रहा आर छोटा सा। देखिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, आर डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होके क्या बन गया, आर या तो a माइनस बी बन गया और b माइनस ए बन गया। तो बच्चों देखो यहां तो डिक्रीज कर गया ना, तो जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज में तो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इंक्रीज में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन बच्चों लाइट तो दोनों में मिक्स हो रही है। अब एक बड़ी गहराई वाली बात सुनना, कॉन्सेप्ट चला सकती है कि क्या लाइट में लाइट जोड़ के, लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस? यस, यस इट इज पॉसिबल, बट हाउ? देखिए डिस्ट्रक्टिव में लाइट तो ऐड हो रही है, और लाइट में लाइट ऐड होके ये केस आ रहा है रिजल्टेंट a माइनस बी या b माइनस ए। अब बच्चों इफ a इक्वल टू बी हो, अगर a इज इक्वल्स टू बी हो जाए तो r तो जीरो हो जाएगा ना। जब r जीरो हो गया, जब रिजल्टेंट जीरो हो गया तो इंटेंसिटी भी जीरो हो गई। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो जब स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड का, जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही जीरो है तो इंटेंसिटी भी जीरो हो गई। तो बच्चों अंधेरा हो सकता है, तो लाइट में लाइट ऐड करके, ज्यादा लाइट तो हो ही सकती है, वो तो कंस्ट्रक्टिव में होगी, लेकिन डार्कनेस भी हो सकती है, तो दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अब मैं आपको सिखाऊंगा इंटरफेरेंस का प्रूफ, इंटेंसिटी निकालना। तो देखते हैं जरा इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। ये सारे फिगर आपके नोट्स में बने हुए हैं, तो देखते हैं जरा इंटरफेरेंस का प्रूफ। तो y जनरल फॉर्मूला ऑफ वेव, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, कुछ भी ले सकते हो, जैसे प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। अब a फॉर एम्पलीट्यूड बच्चों, ओमेगा आप जानते ही हैं, और फाई है यहाँ पे फेज। तो जरा दो वेव्स बना लेते हैं हम, जिसमें फेज एंगल बच्चों अलग अलग ले लेना, फेज एंगल अलग अलग ले लेना। तो देखना y1 a, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए ले लिया, a साइन ओमेगा टी प्लस जीरो ले लो एंगल, अरे जीरो भी तो एंगल होता है, और y2 b डिफरेंट एम्पलीट्यूड ले लिया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एंगल ले लिया थीटा। थीटा कोई भी एंगल ले सकते हो आप, 5 डिग्री 10 डिग्री 30 डिग्री वट एवर द एंगल, इसलिए जनरल लिख लिया हमने थीटा। दोनों को ऐड कर दो, तो ड्यूरिंग इंटरफेरेंस y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इसको एक्सपेंड कर दो साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा के, मैथ्स में है। तो y इज इक्वल्स टू a साइन
ओमेगा टी प्लस बी तो बाहर, एक्सपेंड कर दो इसे, तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अलग अलग लिख दिया। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस b की मल्टीप्लाई कर दो, तो b साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस b की मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो b कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब बच्चों जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर देते हैं। देखिए जरा y इज इक्वल्स टू, यहां से देखना साइन ओमेगा टी और यहां से भी साइन ओमेगा टी, बाहर निकाल देते हैं, तो साइन ओमेगा टी बाहर निकाल दिया, क्या बचा a प्लस b कॉस थीटा। अब बच्चों a और b तो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड है भाई, एक वेव ये ले लो एम्पलीट्यूड ए की और दूसरी वेव ये ले ली एम्पलीट्यूड बी की, ये रही दोनों वेव्स, और दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है, थीटा का, तो यहां पे एंगल थीटा का डिफरेंस है, तो ए और बी दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। अब यहां से देखना जरा, प्लस में b मतलब एम्पलीट्यूड दूसरी वेव का साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। अब जब ये दोनों मिल रही हैं, मिक्स हो रही हैं, तो नई वेव तो बनेगी एम्पलीट्यूड r की। वो अलग बात है कि वो एम्पलीट्यूड छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बनेगा तो नया एम्पलीट्यूड। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर x, और अब हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको a प्लस बी कॉस थीटा को r कॉस एल्फा ले लो, तो a एम्पलीट्यूड b एम्पलीट्यूड ये एंगल, तो ये r कॉस एल्फा, r नई वेव का एम्पलीट्यूड और एल्फा नया एंगल मतलब फेस, लेट इट बी 1। और दूसरे वाला b साइन थीटा को r साइन एल्फा ले लिया, लेट इट बी 2। अब इन दोनों को इसी इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों इक्वेशन a और b को इसमें पुट कर दो, तो क्या आ गया y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी और ये बन गया r cos एल्फा प्लस cos ओमेगा टी, यहां से बन गया r sin एल्फा। तो y इज इक्वल्स टू r बाहर निकाल दो कॉमन, तो r बाहर निकाल दिया तो sin ओमेगा टी cos एल्फा cos ओमेगा टी sin एल्फा। यहां फॉर्मूला बन गया sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए मैथमेटिक्स से, y इज इक्वल्स टू r sin ओमेगा टी प्लस एल्फा। तो देखना बच्चों ये तो न्यू इक्वेशन बन गई वेव की, मार्कर दे देना, तो ये तो न्यू इक्वेशन बन गई। इट मींस इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, इट मींस इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स इज ए न्यू वेव ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फेज। तो यहां से आपको पता लगा कि वेव के मिक्स होने से एक नई वेव बन गई। अब हम स्टडी करेंगे नई वेव के नए एम्पलीट्यूड की। तो नई वेव के नए एम्पलीट्यूड की बात करेंगे
तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, हमारे पास ये जो अब डिस्कस करते हैं कि इंटरफेरेंस में जो न्यू एम्पलीट्यूड बना उसकी, तो न्यू एम्पलीट्यूड के लिए ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इनको भी ऐड कर दो। तो a प्लस में b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर। तो देख लो बच्चों, यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, इज इक्वल्स टू, यहां स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर ही तो रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सिर्फ अगर आपको आर निकालना है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। तो दिस वन इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स। अब बच्चों हम जानते हैं कि इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर निकाल दो। तो क्या बन गई इंटेंसिटी इक्वल टू, अरे भाई ये बन गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गई इंटेंसिटी का रिलेशन। तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन ये रहा, इंटेंसिटी का रिलेशन ये रहा। अब हम निकालेंगे रिलेशन इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालेंगे और यहीं से निकल आएगा बच्चों कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे कंडीशन। यहां देख लीजिए आप, देखिए फॉर आर मैक्स और आई मैक्स, आर मैक्स होगा तो आई मैक्स होगा ही, और इसको कहोगे आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, तो देखना कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 1 पे 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। तो ये लो आर मैक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 1 हो गया, मैक्सिमम है ना, इस पे अंडर द रूट है, तो आर मैक्स बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये कट गए, तो a प्लस बी, आर मैक्स तो आ गया, देख लो a प्लस बी स्टार्टिंग में लिखा था हमने। और अब आर माइनस फॉर आर मिनिमम, आर मिनिमम और आई मिनिमम। अब कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है जब थीटा 180 डिग्री होता है, कॉस 180 -1। तो देखिए जी आर मिनिमम क्या बन गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट। तो आई मिनिमम क्या बन गया? आई मिनिमम बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब a माइनस बी। आर मिनिमम, तो बच्चों आर मिनिमम a माइनस बी बन गया। अब तुम्हारे पास आर मैक्सिमम है, आर मिनिमम है, यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है तुम्हारा, और यहां तुम्हारा क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये वाला तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। नोट्स आपके सामने रखे हैं, उसमें देखते रहिए, यहां सिर्फ समझिए। तो देखना अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो बन गया। आई मैक्स आई मिनिमम का रेशो निकालना है बस। तो आई मैक्स क्या बन गया? a प्लस बी। देखिए आर मैक्स a प्लस बी है ना, इंटेंसिटी के लिए क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई मैक्स। और आई मिनिमम क्या बन जाएगा? आई मिनिमम बन जाएगा बच्चों, यहां ये भी लिख सकते हो आर मैक्स का स्क्वायर। आई मिनिमम क्या बन जाएगा? आर मिनिमम का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर। और ये ही आपको प्रूफ करना था। ये एक्सप्रेशन आपको पेपर में ऐसे आ जाता है, शो दैट आई मैक्स आई मिनिमम a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। ये इस तरीके से आपसे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, 3 मार्क्स में बहुत आता है। अब एक छोटी सी चीज और कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि लाइट में लाइट ऐड कर दो तो अंधेरा हो जाएगा। वो तो हमने आपको फिगर के थ्रू बताया था। तो देखो बच्चों, सारा डेरिवेशन दोबारा कर सकते हैं हम, मिनिमम वाला। और जरा देखना, आई मिनिमम a माइनस बी का स्क्वायर, तो इफ a इक्वल टू b, मतलब अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड इक्वल हों और वो मिक्स हों, तो I क्या बन जाएगा? I मिनिमम बच गया बच्चों 0, और इंटेंसिटी 0 का मतलब अंधेरा, डार्कनेस। तो लाइट में लाइट ऐड करके अंधेरा भी हो सकता है। तो ये था आपका इंटरफेरेंस का एक्सप्रेशन, एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। अब पढ़ेंगे हम इंटरफेरेंस की एप्लीकेशन और वेव ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 फिगर बना देना बच्चों। पहला तो ये बनाना कि ये रही एक सोर्स, यहां पे इस तरीके से यहां से लाइट जा सकती है, और यहां ऐसे करके। अब ये लाइट यहां से जा रही है सोर्स से, यहां से पास हुई, और S1 और S2 इन दोनों को स्लिट ले लेंगे। तो देखो बच्चों, ये लाइट यहां से और यहां से बाहर निकली, ये लाइट ऐसे और ऐसे हो गई, देखो मिक्स होनी शुरू हो गई, ऐसे और ऐसे मिक्स होनी शुरू हो गई, मिक्सिंग होनी शुरू हो गई लाइट की। तो स्क्रीन पे जो आपको पैटर्न ऑब्जर्व होगा वो बिल्कुल सेंटर में ब्राइट बनेगा, ब्राइट। और क्यों बना ब्राइट? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इसके ऊपर डार्क बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। फिर ब्राइट बनेगा,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, फिर डार्क बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही बच्चों इसके नीचे ये ध्यान रख लेना, ये सेंटर वाली है और सेंटर वाली सिर्फ ब्राइट बनेगी, ब्राइट। अब नीचे फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सो ऑन। तो ये इंटरफेरेंस से वेव मिक्स होके, देखो डबल स्लिट है ना, S1 S2, डबल स्लिट को यूज करके एक फिगर तो आपने ये बना के आ जाना है, लेकिन दूसरा तो फिगर बनाना ही पड़ेगा, दूसरा तो बनाना ही पड़ेगा। ये तो इंटरफेरेंस का फिगर है, इंटरफेरेंस का, डबल स्लिट यूज करके। तो देखिए दूसरा फिगर आप ये बनाएंगे कि ये रहा बच्चों सोर्स, ये आपकी स्लिट, ये आपकी डबल स्लिट, और ये रही आपकी स्क्रीन, स्क्रीन। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D, मतलब स्क्रीन डिस्टेंस। ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, यहां से लाइट गई S1 S2 से बाहर निकलेगी। तो बच्चों ये दोनों लाइट एक जैसी बाहर निकलेगी और इनको हम कोहेरेंट सोर्स भी कह सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि इन दोनों से जो लाइट बाहर निकल रही है उनकी वेवलेंथ, उनका एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी सब सेम है। तो ऐसे सोर्स जिसमें वेव की सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएं, कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं। तो देखते हैं इस डेरिवेशन को। यहां से ऐसे गई ये रे, और ये मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, यहां से ऐसे भेज दीजिए, यहां से ये, यहां से ऐसे भेज दीजिए, तो ये बन गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d बन गई, स्लिट के बीच की डिस्टेंस बन गई स्मॉल d। तो बिल्कुल यहां देखना सेंटर में इसको दो पार्ट्स में बांट दो, तो d/2 d/2, दो डिस्टेंस पे बांट दिया आपने, d/2 d/2। इस सेंटर से यहां की डिस्टेंस y ले लो, ये y डिस्टेंस बन गई। तो बच्चों यहां से S1P ये पॉइंट है, इसको P1 ले लो, इसको P2 ले लो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस y माइनस d/2 हो गई। ये रही y डिस्टेंस, ये वाली माइनस कर दो यहां से लेके यहां तक में, तो y माइनस d/2 हो गई। और बच्चों यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस y प्लस d/2 हो गई। देख लो y यहां से लेके यहां तक और ये d/2 ऐड हो गई। अब S1P P1 ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो बच्चों होगा क्या, होगा ये कि ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे सेंटर वाली तो ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, एंड सो ऑन। ऐसे ही नीचे डार्क है, ब्राइट है, डार्क है। और आपने जो इस डेरिवेशन में प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है फ्रिंज विड्थ,
क्या होती है फ्रिंज विड्थ? बच्चों दो डार्क के बीच की डिस्टेंस लेकिन सक्सेसिव होने चाहिए। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस को नहीं कहेंगे, सक्सेसिव होनी चाहिए एक के बाद दूसरी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट, तो डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, और यही आपको प्रूफ करना है। इसका सिंबल बीटा हो जाएगा, बीटा फ्रिंज विड्थ का। अब देखते हैं फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन। तो S1 P1 ट्राइंगल ले लो, तो ट्राइंगल S1 P1, देखो S1 P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है बच्चों D, तो ये बन जाएगा S1 P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर। देख लो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए। तो S1 P स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया D स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 का स्क्वायर। डेरिवेशन के लिए आप नोट्स में ध्यान देते रहिए, नोट्स में प्रॉपर डेरिवेशन हो रहा है, यहां समझने पे ध्यान दो बस। तो लेट इट बी नंबर 1। अब S2 P स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, तो S2 P स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2 P2 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, S2 P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो S2 P स्क्वायर माइनस S1 P स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस कर दिया, 2 माइनस 1 कर दिया, तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, y प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस y माइनस D/2 का स्क्वायर। तो ये बचेगा बच्चों, यहां से S2P प्लस S1P और S2P माइनस S1P, इसको सॉल्व करने के बाद बचा 2yD। यहां से देखना S2P नियरली इक्वल टू S1P नियरली इक्वल टू D। ध्यान दो बच्चे, यंग्स सपोजिशन के हिसाब से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों नियरली इक्वल हैं। क्यों है नियरली इक्वल, रीजन सुनो ना। क्योंकि S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल d, ये जस्ट लाइक नेग्लिजिबल है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो ये इक्वल ले लिए, तो बच्चों ये तो बन गया 2d, ये तो बन गया 2d, लेकिन नियरली इक्वल है ना, इक्वल तो नहीं है। तो माइनस होके ये बन गया डेल्टा x, जितना भी डिफरेंस रह गया इज इक्वल्स टू 2yD। बच्चों 2 ने 2 कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया डेल्टा x। पाथ डिफरेंस देखो ना, इस पाथ में और इस पाथ में थोड़ा डिफरेंस तो है ना, ये थोड़ा ज्यादा है ना इससे, तो जो थोड़ा सा भी डिफरेंस है दैट इज डेल्टा x, और वो क्या बच गया, y स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो बच्चों ये तो आ गया पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम
निकालेंगे फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ निकालना ही आपका मेन एम है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और टू सक्सेसिव ब्राइट। डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जरा देखते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनेंगी। तो बच्चों ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आया है डेल्टा एक्स वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, सिर्फ यही एक्सप्रेशन यूज करना है। तो क्या करेंगे, क्या हो गया? डेल्टा एक्स है वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, आपको निकालना है फ्रिंज विड्थ। तो देखो बच्चों दो पार्ट में बांट दिया हमने, एक में पढ़ेंगे हम ब्राइट, ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरे में पढ़ेंगे डार्क, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फ्रिंज विड्थ निकालनी है। यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां यूज करना है। यहां पे डेल्टा एक्स एन लैम्डा यूज कर लेना है, वेयर एन इज नंबर ऑफ फ्रिंज, और यहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस या -1 लैम्डा बाई 2 यूज कर लेना है। यहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे बच्चों। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी n लैम्डा, y निकाल दो बच्चों n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और अब पहली फ्रिंज y1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दूसरी 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तीसरी 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंड सो ऑन। तो बच्चों आ गई ना फ्रिंज विड्थ। कैसे आ गई फ्रिंज विड्थ? इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो बीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 या y3 माइनस y2 एंड सो ऑन। सो बीटा इज इक्वल्स टू, बच्चों इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, सेम आंसर आएगा सबका, और वो आएगा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। दिस इज फ्रिंज विड्थ। इसमें लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है, कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस है, और स्मॉल डी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। अब जरा डिस्ट्रक्टिव के लिए बात कर लें, तो इसको प्लेस कर देते हैं y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ले लो, y लिख दो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, d ऊपर पहुंच गया, 2d नीचे हो गया बच्चों। तो y1 पहली डार्क फ्रिंज 1 पुट कर लीजिए, 1 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट करिए 1, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 डी, 2 ले लीजिए, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 ले लीजिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 लैम्डा बाई 2 डी, 3 ले लीजिए, 6 प्लस 1 7 लैम्डा बाई 2 डी, एंड सो ऑन। बहुत सारी बनेंगी। और अब बच्चों यहां से फिर से फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 एंड सो ऑन। तो बीटा इज इक्वल्स टू, बच्चों इसमें से इसे माइनस करके देख लो, इसमें से इसे माइनस करके देख लो,
आंसर सेम आएगा। और ये एंड आ गया इस टॉपिक का, क्या बनेगा आंसर? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो बच्चों तुमने देखा कि चाहे ब्राइट में हो चाहे डार्क में हो, फ्रिंज विड्थ सेम है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बच्चों इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, हमने आपके नोट्स में लिखे हुए और आपको क्लास में भी समझाएं। क्या कि अगर यंग्स डबल स्लिट को पानी में रख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, स्क्रीन डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, स्लिट डिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, स्लिट डिस्टेंस घटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। वाटर वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की जगह, मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली, अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की जगह व्हाइट लाइट यूज कर लें तो क्या हो जाएगा। अगर आप व्हाइट लाइट यूज कर लेंगे तो बच्चों ये जो डार्क ब्राइट जो आपकी फ्रिंज बनी है ना, ये नहीं बनेंगी और फ्रिंज बनेंगी कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगी एज पर विवग्योर पैटर्न और फिर खत्म हो जाएंगी। तो इफ वी यूज व्हाइट लाइट इंस्टेड ऑफ monochromatic light, then fringe pattern will change. Instead of dark and bright, we will obtain colored fringes as per Vivier pattern and then disappear. अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहां पे हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ब्रिस्टर्स लॉ पढ़ेंगे, मेलस लॉ पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में बच्चों इंटरफेरेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। वो डिफरेंसेस हमने नोट्स में लिखे हुए हैं, उन डिफरेंसेस को आप जरूर पढ़ना, वो एग्जाम में आता है। तो बात करते हैं पोलराइजेशन की। क्या होता है पोलराइजेशन? पोलराइजेशन में बच्चों एक अनपोलराइज्ड लाइट ले ली आपने, अनपोलराइज्ड लाइट मींस जो किसी भी डायमेंशन में जा सकती है। उसके आगे एक पोलराइजर लगा दिया आपने, दिस इज पोलराइजर। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट या अनपोलराइज्ड वेव्स, ये पोलराइजर। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइजर से पास होगी, इसका नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म इज द एग्जांपल ऑफ पोलराइजर। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइजर से पास होगी तो बच्चों ये सिंगल प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। देखिए ये ऐसे बच गई और अब ये लाइट हो गई पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट हो गई। तो अनपोलराइज्ड लाइट का पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो जाना पोलराइजेशन होता है। तो इसको कहेंगे आप पोलराइजेशन। तो अनपोलराइज्ड लाइट का पोलराइज्ड लाइट में बदल जाना पोलराइजेशन होता है। और यहां लगेगा बच्चों एक एनालाइजर। एनालाइजर क्या होता है? जो इस फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने के, देखने के, एनालाइज करने के काम जो आता है वो एनालाइजर कहलाता है। कोई डिफरेंस नहीं होता बच्चों, पोलराइजर और एनालाइजर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी निकोल प्रिज्म में यहां यही लाइट वेव्स यहां मिल गई, फर्क देखिए, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है ये। अगर आप उसमें दोनों तरफ निकोल प्रिज्म लगे रहते हैं,
जो आपकी आंखों की तरफ होगा, ऐसे या जैसे, जो आपकी आंखों की तरफ है वो एनालाइजर है, और जो दूसरी तरफ है वो पोलराइजर है। अब आप उसको उल्टा कर दो, ऐसे यूं कर दो, तो ये वाला तुम्हारी आंखों की तरफ आ गया ना, तो ये एनालाइजर बन गया, और दूसरे वाला पोलराइजर बन गया। तो कोई डिफरेंस नहीं है पोलराइजर और एनालाइजर में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो आंखों की तरफ है वो एनालाइजर, और जो दूसरी तरफ है वो पोलराइजर। यहां भी आप आई बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये पोलराइजेशन फिनोमिनन हो गया। अब मैं यहीं पे आपको सिखाने जा रहा हूं मेलस लॉ। तो क्या कहता है मेलस लॉ, जरा ध्यान से समझना। अगर ये दो पोलराइजर ऐसे हैं, दो पोलराइजर ऐसे हैं, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो मेलस लॉ आपसे कहता है कि आपको यहां पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रही है आई, यहां पे जो आई मिल रही है आपको अक्रॉस द एनालाइजर जो लाइट मिल रही है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड across the analyzer directly proportional to cos square theta, cos square theta, where theta is the angle between polarizer and analyzer। ये रहा बच्चों, दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल थीटा है। अब यहां से I is equals to I नॉट, रिप्लेस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के हमने आई नॉट लगा दिया। I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये रहा मेलस लॉ। स्टेटमेंट के लिए आप नोट्स कंसल्ट करें, सिर्फ समझें। अब देखिए मेलस लॉ का ग्राफ, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, क्योंकि यहां स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए कॉस का ग्राफ बच्चों क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा और ऐसे करके चलेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये ग्राफ बना इंटेंसिटी वर्सेस एंगल के बीच में। तो इंटेंसिटी और एंगल के बीच में कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ ये बनता है। अब बच्चों आप ध्यान रखना कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल चेंज होता रहेगा, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में अगर एंगल चेंज होता रहेगा तो इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी। ये था आपका मेलस लॉ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट में मेलस लॉ यूज होता है। यहां से आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसवर्स नेचर देखिए, ये अनपोलराइज लाइट, ये पोलराइजर, ये एनालाइजर। बच्चों ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है। ये लाइट यहां पहुंची, तो पहले एक बात सुनना बच्चों, अगर तुम्हारी लाइट यहां पे आई नॉट है, इंटेंसिटी उसकी, अगर यहां पे आई नॉट लाइट है तुम्हारे पास, तो बच्चों जब पहले पोलराइजर से लाइट पास होगी, फर्स्ट पोलराइजर से, तो अपनी इंटेंसिटी की हाफ रह जाएगी, हाफ। लेकिन जब यहां से आगे चलेगी तो मेलस लॉ पे डिपेंड करेगी, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगी।
तो देखते हैं कैसे डिपेंड करेगी। तो पहले केस में इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है, तो देखते हैं यहां लाइट क्या आई, येलो लाइट कितनी आई, ये आई है आई, तो कितनी लाइट आई जरा देखना, यहां पे I इज इक्वल्स टू, बच्चों ये वाली लाइट यहां शिफ्ट होगी, ध्यान रखना कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में से, जो यहां लाइट आई है वो यहां पहुंचेगी I0/2, और उसके बाद cos स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लिख दो, तो I इज इक्वल्स टू I0/2 लाइट आ गई यहां पे। इसका मतलब जो लाइट यहां है, जो लाइट की इंटेंसिटी यहां है, वही लाइट की इंटेंसिटी यहां है। लेकिन बच्चों अगर एंगल बदल गया तो देखना, अगर 90 डिग्री एंगल हो गया तो ये लो, ये 90 डिग्री एंगल ले लो, थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो यहां अगर I0 है तो यहां I0/2 है, ये रही I0/2, तो यहां क्या हो जाएगी, ये I इज इक्वल्स टू, ये यहां पहुंचेगी I0/2, लेकिन एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो बच्चों इंटेंसिटी 0 हो गई। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि I0 यहां पे आके इंटेंसिटी 0 हो गई। तो जब पेपर में ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट आए, एक्सपेरिमेंटली आएगा ये, तो ये फिगर बना के आप एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में है ही। अब एक बहुत ही छोटे से लॉ के बारे में बात कर लें, ब्रिस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ देखिए जी क्या कहता है आपको, ब्रिस्टर्स लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 10 IP, where IP is the angle of incidence polarizing angle। बच्चों इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, क्या है ब्रिस्टर्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट पोलराइजिंग एंगल। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि IP प्लस RP 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है IP इंसिडेंट पोलराइजिंग एंगल, और रिफ्रैक्शन पोलराइजिंग एंगल का सम 90 है। तो जरा देखना, एज n इज इक्वल्स टू sin IP डिवाइडेड बाय cos IP, अरे स्लेंस लॉ ले लिया, तो sin IP को तो ऐसे ही रहने दो, cos IP को क्या लिख सकते हो, IP प्लस RP इक्वल टू 90 है ना, तो cos IP को cos 90 माइनस RP लिख देंगे, यहां से नहीं, यहां RP होगा ना, अब देखते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। तो ब्रिस्टर्स लॉ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 10 IP, IP होता है इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल। तो ब्रिस्टर्स लॉ की स्टेटमेंट हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट पोलराइजिंग एंगल। एक छोटी सी कंडीशन होती है बच्चों, यहां बहुत यूज होती है कि IP एंगल प्लस RP एंगल 90 डिग्री होता है, ये रिलेशन यहां बहुत यूज होता है। तो क्या बन गया, RP 90 माइनस IP हो जाएगा। लो मैं आपको प्रूफ भी करा देता हूं, स्नेल्स लॉ, n इज इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R। तो ड्यूरिंग
पोलराइजेशन n इक्वल टू साइन आई पी साइन आर पी। तो इसको बच्चों साइन आई पी को तो साइन आई पी रहने दो, आर पी को क्या लिख सकते हो आप 90 माइनस आई पी। तो साइन 90 माइनस आई पी और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये बन गया n इक्वल टू साइन आई पी कॉस आई पी। साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है 10, सो n इज इक्वल्स टू 10 आई पी। तो दिस इज द ब्रिस्टर्स लॉ। और बच्चों क्या कर सकते हो आप, n की जगह आप c अपॉन v भी तो लिख सकते हो। तो c अपॉन v इक्वल टू 10 आई पी, ये भी रिलेशन आपका बन सकता है। इस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल का असाइनमेंट हमने आपको दे रखा है। अब स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट तो बच्चों रिफ्लेक्शन में भी होती है, रिफ्रैक्शन में भी होती है। तो डिफ्रैक्शन में क्या खास बात है, तो डिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जब वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड मस्ट बी कंपेरेबल, मैं इक्वल वर्ड नहीं कह रहा हूं, मस्ट बी कंपेरेबल साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। तो साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड जब कंपेरेबल हो जाती हैं, उस टाइम जब लाइट बेंड होती है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। जैसे आपने डबल स्लिट पढ़ा, ऐसे ही सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है कि ये एक आपने स्लिट ले लिया जी। जब ये स्लिट ले लिया बच्चों आपने, ये रहा जी। अब यहां रेज आ रही है बच्चों, और यहां एक कॉन्वेक्स लेंस, यहां एक कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यहां n पार्ट्स में बट गई है स्लिट, n पार्ट्स में। तो ये रे आ रही है, ये रे यहां से, ये यहां से, यहां बच्चों एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा सकते हो आप, जैसे कि बुक्स में शो हो रखा है, हमारे नोट्स में देखे डिटेल में। ये स्क्रीन और ये जो डिस्टेंस है d, ये स्क्रीन इतनी दूर है जितनी इसकी फोकल लेंथ है। लेंस की जितनी फोकल लेंथ है उतनी ही दूर स्क्रीन रखी है। इसका मतलब f नियरली इक्वल टू d है। एग्जैक्टली इक्वल तो देखो नहीं हो सकता, लेकिन नियरली इक्वल है। अब बच्चों ये रेस ऐसे गई, यहां से ये ऐसे गई और ये ऐसे, ये पॉइंट बच्चों सेंटर में पहुंच गया, सेंटर में। और ये काम किया कॉन्वेक्स लेंस ने। कॉन्वेक्स लेंस ने रेस को कन्वर्स कर दिया एक जगह। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पे सारी लाइट एक साथ गई है, तो दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा जी। अब देखो बच्चों, यहां ये लाइट बेंड हुई एंगल थीटा पे, और थीटा पे बेंड होने के बाद, डिफ्रैक्शन होने के बाद, ये इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे पहुंच गई P। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉइंट, दिस इज सेकेंडरी, ये सेकेंडरी पॉइंट है बच्चों। ऐसे ये लाइट, ये रे
यहां से यहां पहुंच गई, कन्वर्ज हो रही है, और ये वाली रे यहां से बच्चों यहां पहुंच गई। ध्यान रखना, ये स्केल से बनाना आप, ये ऐसे करके रेज हिलनी नहीं चाहिए, स्केल से बनाना, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट लाइन। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये सारे एंगल बच्चों इक्वल है और बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत छोटे एंगल हैं। अब ये वाली डिस्टेंस स्मॉल डी स्लिट के बीच की। अब बच्चों जैसा ये ऊपर हुआ है, यहां पे जैसा ये ऊपर हुआ है सेम वैसा ही नीचे हो जाएगा, और टोटल दोनों तरफ मिला के हमें निकालनी है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखिए यहां से स्लिट का नाम ए भी ले लिया, एक परपेंडिकुलर डाल दो, दिस वन 90 डिग्री, ये एक परपेंडिकुलर ले लिया आपने। तो बच्चों यहां से यहां रेज जा रही हैं और यहां से यहां रेज जा रही हैं, तो ये एक्स्ट्रा पाथ है बच्चों, ये एक्स्ट्रा पाथ है। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ बना दिस वन, यहां से परपेंडिकुलर डाल के ये इस पॉइंट को ले लीजिए n, दिस वन इज डेल्टा x, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है बच्चों, bn इज पाथ डिफरेंस। तो bn इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस डेल्टा x, इसका सिंबल है। अब बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है ये x है और आपको निकालनी है 2x, 2x निकालनी है, जस्ट लाइक दिस, कि ये रही एक, ये रही एक, ये बीच में ये वाली डिस्टेंस हो गई बच्चों d, जस्ट लाइक दिस, ये एंगल हो गया थीटा और ये भी एंगल हो गया बच्चों थीटा। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इधर ले लो, ये सेंटर है और यहां P डैश ले लो। तो बच्चों ये जो टोटल एंगल बना 2 थीटा, ये रही x और ये रही x, तो टोटल तो बच्चों 2x बन गया, नहीं बन गया, टोटल बन गया 2x। तो दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और यू कैन से इट एंगुलर विड्थ। तो निकाल के देखते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड एंगुलर विड्थ। आसान डेरिवेशन है, सिंपल सा। देखो बच्चों ये जो एक्स्ट्रा पाथ निकाला तुमने bn by d is equals to this one by this one, ये रहा बच्चों थीटा एंगल, इसके बिहाफ पे निकालना है। ये सारे एंगल ऑलमोस्ट इक्वल है, तो bn by d इक्वल टू साइन थीटा, तो bn इज इक्वल्स टू d साइन थीटा, bn है डेल्टा x, डेल्टा x इज इक्वल्स टू d साइन थीटा। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। और सेंट्रल मैक्सिमा बच्चों यहां जो n है वो सिर्फ 1 है, सेंट्रल मैक्सिमा अकेला है। इसका मतलब d साइन थीटा लैम्डा, तो साइन थीटा, यहां से साइन थीटा लैम्डा बाई d बच गया, लेट इट बी 1। अब बच्चों जैसा ये है उसी के बिहाफ पे ये बनाया गया है। तो यहां से देखना x डिवाइडेड बाई d, ये 90 डिग्री है, x डिवाइडेड बाई d। तो इस वाले फिगर से, इस वाले फिगर से ले रहे हैं जी, तो ये फिगर 1 ले लो, ये फिगर 2 ले लो,
तो फ्रॉम 2 x डिवाइडेड बाय d इज इक्वल्स टू बन गया बच्चों tan थीटा। लेट इट बी इक्वेशन 2। अब क्योंकि बहुत ही छोटे एंगल हैं, एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, और आपको तो पता है कि sin 0 भी 0, tan 0 भी 0, तो स्मॉल एंगल के लिए फॉर स्मॉल एंगल, लो अब हम इसे रब कर देते हैं, फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो बच्चों sin थीटा क्या है, लैम्डा बाई डी, और बच्चों tan थीटा क्या है, x बाई डी। यहां से x निकाल लीजिए आप, तो x इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, और आपको क्या निकालना है, 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, and this is called W, width of central maxima, और angular width भी कहते हैं इसे। तो width of central maxima और angular width, तो ये बन गया, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैपिटल D है that is nearly equal to FB है, तो W यानी कि 2x 2 लैम्डा f बाई डी, ये भी एक्सप्रेशन बन गया बच्चों। तो ये बन गया आपका। अब बनाएंगे हम इंटेंसिटी ग्राफ डिफ्रैक्शन के, मतलब सिंगल स्लिट का और इंटरफेरेंस का, डबल स्लिट का। ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस लिखने को आ जाते हैं, आप नोट्स से देखें। इंटेंसिटी ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूं, तो जरा ध्यान दें। इंटेंसिटी ग्राफ सिंगल स्लिट, डबल स्लिट। सिंगल स्लिट में इंटेंसिटी ग्राफ ये है बच्चों, ये देखो डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया, ये और डिक्रीज कर गया। जैसा इधर वैसा ही इधर देखो डिक्रीज करता जा रहा है। तो दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस एंगल और डिस्टेंस। लेकिन दिस इज सिंगल स्लिट, दिस इज डबल स्लिट। डबल स्लिट में इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं करती, सिंगल स्लिट में डिक्रीज करती चली जाती है। डबल स्लिट में इंटेंसिटी सेम रहती है बच्चों, सेम। ये देखिए, ये देखिए, इंटेंसिटी सब जगह सेम है, सब जगह सेम है। और ध्यान देना, ये जो पॉइंट्स हैं ये सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले हैं, और जो नीचे घुस गए ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैं। मतलब ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ये सब ब्राइट है। और बच्चों ये जो नीचे को आ रहा है, देखो ऐसे करके आया ना ये, तो ये इंटेंसिटी घट गई। ये सब डार्क वाले हैं, डार्क डार्क डार्क, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव। और ये भी ग्राफ जो है, ये इंटेंसिटी वाई एक्सिस में इंटेंसिटी है वर्सेस डिस्टेंस के बीच में है। तो ये ग्राफ रहता है कांस्टेंट, और ये ग्राफ में इंटेंसिटी चेंज होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का ग्राफ था।